हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर लर्निंग चैनल। आई एम योर टीचर प्रियंका मैम। तो काफ़ी दिन से जो है हमने वीडियो अपलोड नहीं किया, तो कुछ परेशानी की वजह से मैं जो है वीडियो अपलोड नहीं कर पाई आप लोगों को। बट अब जो है ना हम कंटिन्यू जो एसएसटी की बाकी बुक है क्लास 6 की, उसके सारे वीडियोज़ में अपलोड करूँगी और एक-एक करके हम जो बुक के चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। तो ये देखिए चैप्टर की शुरुआत में एक छोटी-सी इमेज दिख रही है आप लोगों को। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग बैठे हुए हैं और शायद कुछ मीटिंग कर रहे हैं। लुक एट द इमेज ऑफ अ कम्युनिटी मीटिंग डिस्कसिंग ट्रैफिक रूल्स, कि एक कम्युनिटी की मीटिंग हो रही है जहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रैफिक रूल्स के बारे में डिस्कस चल रहा है। हाउ डज द सिटीजन्स participations in the meeting help in making बेटर डिसीजंस फॉर द कम्युनिटी, की जो कम्युनिटी के अंदर जो डिसीजन वगैरह होते हैं इससे क्या होता है, ये चीज़ हेल्प करती है हमको अच्छे डिसीजन लेने में, सही डिसीजन लेने में। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर। अर्जुन, व्हाट इज अ डेमोक्रेसी, की डेमोक्रेसी क्या है? इट इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम इन विच पीपल इलेक्ट देयर लीडर्स एंड एवरीवन हैज़ अ से इन डिसीजन मेकिंग। कि ये क्या है, ये जो है पॉलिटिकल सिस्टम है जहाँ पे जो लोग हैं वो इलेक्ट करना मतलब चुनना, लोग चुनते हैं किसको, अपने लीडर्स को चुनते हैं और सब लोग जो है मिलकर इसमें क्या करते हैं, एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, कोई भी जो निर्णय लेते हैं उस निर्णय में सब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। दैट्स ट्रू, बट इट वर्क्स बेस्ट व्हेन सिटीजन्स आर इन्फॉर्म्ड एंड इट इंश्योर्स फेयरनेस एंड इक्वलिटी फॉर ऑल। लेकिन ये चीज़ कब ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगी, जब जो सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स मतलब नागरिक, जो नागरिक है उनको इसके बारे में मालूम हो, उनको उन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन हो, तब क्या होगा कि ये सब और चीज़ें क्लियर हों कि जो सबके बीच में जो है वो क्या है, फेयरनेस है और इक्वलिटी है। इक्वलिटी मतलब समानता। ठीक है, समझ गए? एग्जैक्टली रिया, डेमोक्रेसी रिक्वायर्स एक्टिव पार्टिसिपेशंस। मैंने बताया अभी आपको कि डेमोक्रेसी की जो मेन रिक्वायरमेंट होती है वो होती है एक्टिव पार्टिसिपेशंस। मतलब हमको पूरी तरह से जो है ना इसमें भाग लेना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। व्हेन मैनी पीपल लिव टुगेदर डिसएग्रीमेंट्स एंड केओस मतलब होता है गड़बड़ी, है ना, एंड कैन अक्योर मेकिंग रूल्स एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर एंड हार्मोनी इन सोसाइटी। हार्मोनी मतलब होता है मेल मिलाप या अच्छे तरीके से एक साथ रहना, प्रेम से रहना, शांति से रहना। तो ये क्या बोल रहा है कि डेमोक्रेसी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, डेमोक्रेसी की रिक्वायरमेंट होती है एक्टिव पार्टिसिपेशन। लेकिन व्हेन मैनी पीपल लिव टुगेदर, जब बहुत से लोग एक साथ रहते हैं तब उनके बीच में क्या होता है, डिसएग्रीमेंट होते हैं। डिसएग्रीमेंट मतलब किसी भी चीज पर जो ना आपस में एग्री नहीं होते, मतभेद होना। ठीक है, केओस मतलब गड़बड़ी, आपस में किसी चीज को लेके कोई विवाद हो जाता है, कोई गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, या फिर कोई किसी तरह के कोई रूल्स हमको हमको चाहिए होते हैं किस चीज के लिए, हमारी जो सोसाइटी है उसमें शांति, ऑर्डर और मेल मिलाप बनाए रखने के लिए। समझ गए? तो रूल्स की जरूरत क्यों होती है हमको, ताकि हमारी जो सोसाइटी है उसमें सब चीजें अच्छे से शांतिपूर्वक चलती रहें। ओके, अब आगे पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से देखेंगे आप लोग। ह्यूमन बींग्स हैव लिव्ड इन अ कम्युनिटी फॉर सेंचुरीज, की जो ह्यूमन बींग है, जो हम लोग हैं, वो कई सालों से कहाँ रहते हैं, कम्युनिटी में रहते हैं। व्हेन पीपल लिव इन अ सोसाइटी दे हैव टू फॉलो सर्टेन रेगुलेशंस टू फोस्टर म्यूचुअल पीस एंड हार्मोनी। कि व्हेन पीपल लिव इन अ सोसाइटी, की जब लोग सोसाइटी में रहते हैं तो उनको दे हैव टू फॉलो, उनको कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं जो उनको फॉलो करने होते हैं। किसकी वजह से? ताकि सोसाइटी में जो है वो म्यूचुअल पीस, आपस में शांति और एकता, प्रेम बना रहे। ओके, एट होम, जैसे कि एट होम यू लाइकली हैव सर्टेन रूल्स टू फॉलो। जैसे हमारे घरों में होता है कि हमारे घरों में कुछ फिक्स रूल्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है। सिमिलरली, वैसे ही स्कूल्स हैव देयर ओन सेट ऑफ रूल्स। स्कूल में भी क्या होता है, स्कूल में भी खुद के कुछ रूल्स होते हैं। सम फॉर स्टूडेंट, जो कुछ स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, स्कूल्स एंड अदर्स फॉर टीचर्स, और कुछ टीचर्स के लिए होते हैं। इन हायर क्लासेस स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स मस्ट adhere टू स्पेसिफिक गाइडलाइंस। कि जो हायर क्लासेस होती है जहाँ पे स्टूडेंट जो है ना बड़े बड़े एग्जाम्स की तैयारी करते हैं या फिर प्रिपेयरिंग करते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम्स वगैरह की, वहाँ भी उनसे उम्मीद की जाती है कि वो जो स्पेसिफिक गाइडलाइंस है उनको फॉलो करें। ठीक है, ड्राइवर्स ऑन द रोड आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो ट्रैफिक लॉज। जैसे कि ड्राइवर वगैरह होते हैं उनसे हमें ये क्या क्या चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं, हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो जो ट्रैफिक रूल्स है उनको फॉलो करें।
पीपल इन वेरियस प्रोफेशंस मस्ट फॉलो रूल्स सेट बाय देयर एम्प्लॉयर्स, कि जो लोग होते हैं, हर देखो हर जो ऑफिस होता है ना, हर ऑफिस में या हर जगह हर इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, कुछ रूल्स जो होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं, जिनको फॉलो करना सबके लिए जरूरी होता है, ठीक है। एंड एम्प्लॉयर्स मस्ट आल्सो अपलोड अपहोल्ड देयर कमिटमेंट्स टू एम्प्लॉयज, और जो एम्प्लॉयर्स वगैरह होते हैं वो भी क्या करते हैं, जो अपने एम्प्लॉयज वगैरह हैं उनके लिए भी कुछ चीजों को क्या करते हैं, साथ में कमिटमेंट वगैरह को बना के रखते हैं, ठीक है। व्हाट वुड हैपन इफ नो वन फॉलोड दीज रूल्स, कि क्या हो अगर लोग इनको फॉलो नहीं करें। द आंसर इज सिंपल, सोसाइटी वुड नॉट फंक्शन स्मूथली, कि जो सोसाइटी है वो अच्छे से वर्क नहीं करेगी, स्मूथली नहीं चलेगी, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजन एंड ऑर्गेनाइजिंग लाइफ बाय अ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स एंड इंश्योरिंग दैट दे आर फॉलोड इन लेटर एंड स्पिरिट इज नोन एज गवर्नेंस। क्या होता है कि जो डिसीजन लेने का जो प्रोसेस होता है ना, ये क्या करता है, ये हमारी लाइफ को ऑर्गेनाइज करता है, किसके द्वारा, कुछ सर्टेन रूल्स के द्वारा, कुछ ऐसे रूल्स बनाए जाते हैं जिनको फॉलो करना, जिनको एज इट इज फॉलो करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, ताकि हमारी जो लाइफ है वो ऑर्गेनाइज रहे, वो स्मूथली चलती रहे। और इन सबको जो चीज, और ये सारे रूल्स रेगुलेशंस को जो बनाता है, जो उनको फॉलो करवाता है, वो क्या होता है, वो होती है हमारी गवर्नेंस, ओके। हु मेक द रूल इन अ कंट्री, की एक कंट्री में रूल कौन बनाता है, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विथ अथॉरिटी दैट मेक्स द रूल्स एंड इंश्योर दैट दे आर फॉलोड प्रॉपर्ली इज नोन एज गवर्नमेंट। देखिए इसको आप हाईलाइट करेंगे, ये क्वेश्चन है, हु मेक्स द रूल इन अ कंट्री, अगर इस तरह के कोई क्वेश्चंस होते हैं देन आंसर इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ये ना लोगों का एक ऐसा समूह, इंडिविजुअल एक व्यक्ति का ऐसा समूह, जो एक ऐसी अथॉरिटी दैट मेक्स रूल, जो कि रूल बनाती है और ये इंश्योर करती है कि उनको जो है प्रॉपर्ली फॉलो किया जाए, उसको हम किस नाम से जानते हैं, गवर्नमेंट के नाम से। रूल्स व्हेन फॉर्मलाइज्ड बाय अ पॉपुलर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट बिकम लॉज, और जब ये रूल्स हैं, ये किसी पॉपुलर जो ऑर्गन है, गवर्नमेंट का कोई पॉपुलर पार्ट है, कोई इंस्टीट्यूशन है, उसके द्वारा जब ये जो है फॉर्मलाइज हो जाए, फाइनल हो जाए, तभी क्या बन जाते हैं, लॉ बन जाते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे द रोल ऑफ सिटीजन इन गवर्नेंस। हाउ एवर लॉज आर नॉट सेट इन स्टोन, कि जो लॉज है ना वो कोई स्टोन पर लिखे हुए नहीं है कि हमने पढ़े और बस वो फॉलो कर लिए। पीपल हैव अ से इन फॉर्मुलेटिंग लॉज एंड ऑन देयर इंसिस्टेंस लॉज कैन बी चेंज टू सूट देयर एस्पिरेशंस एंड फुलफिल देयर डिमांड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, कि जो लॉ जो होते हैं ना, तो क्या होता है, लोग जो होते हैं वो लॉज को बनाते हैं, और कई बार जो होता है लॉ चेंज हो जाते हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ देयर एस्पिरेशन, हमारी जरूरत के हिसाब से, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से गवर्नमेंट जो होती है वो नए रूल्स को बनाती है, और पुराने जो रूल्स वगैरह होते हैं उनके अंदर क्या करती है, थोड़ा चेंज करती है। Just like a student council can ask teachers or school administration to make favorable laws and regulations, similarly, citizens of a country can ask its government to amend rules and change the laws to align their ideals. जैसे कि स्कूल में होता है ना, स्कूल में क्या होता है कि स्कूल में लेके जैसे कोई स्टूडेंट काउंसिल है, वो टीचर्स को बोलती है या स्कूल वगैरह को बोल के क्या करती है, जो भी लॉज वगैरह होते हैं जो उनके फेवर में नहीं होते, या उनको कुछ कुछ रूल्स ऐसे चाहिए जो उनके फेवर में है, तो वो इंसिस्ट करती है उनको कि आप हमारे लिए इस तरह के रूल्स रेगुलेशन बनाइए। वैसे ही कंट्री में होता है कि जो हमारे लोग हैं कंट्री के, जो जनता होती है, वो क्या करती है, गवर्नमेंट को ये इंश्योर करती है कि कुछ रूल्स हमारे लिए बनाए जाए, या फिर जो रूल्स पहले से बने हुए हैं उनको हमारी जरूरत के हिसाब से उनमें क्या किया जाए, चेंज किया जाए। ओके, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। दिस इज वाई इट इज एसेंशियल फॉर सिटीजन्स टू स्टे इन्फॉर्म एंड इन्वॉल्व। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि जो हम सिटीजन्स हैं, जो लोग होते हैं, जो जनता होती है, वो क्या रहे, वो पूरी तरह से इन्वॉल्व रहे और इन्फॉर्म्ड रहे, ठीक है। इफ द पब्लिक सीज दैट अ लॉ इज नो लॉन्गर वर्किंग और दैट न्यू लॉज आर नीडेड, दे कैन मेक अ पिटिशन और वोट फॉर चेंज, कि अगर पब्लिक को लगता है कि कोई जो लॉ बना हुआ है वो उनके लिए अब जरूरी नहीं है, वो उनके लिए बहुत लंबे समय तक काम नहीं कर रहा है, या उन्हें किसी नए लॉ की रिक्वायरमेंट है, नीड है, तो वो क्या करते हैं, वो वोट दे सकते हैं उसको चेंज कराने के लिए, या कोई भी पिटिशन दायर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो उनके लिए, वो अपने लिए नया लॉ बना सके या पुराने लॉ में चेंज करवा सके। फॉर एग्जाम्पल, इफ citizens in a city feel that traffic laws should be stricter due to rising accidents, they can raise their concerns, and their elected officials may
purpose and pass new traffic regulations. कि फॉर एग्जांपल देखो कि अगर किसी सिटी में लोगों को ये लगे कि जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, इतने कठोर नहीं है, तो उनको और कठोर बनाया जाए ताकि जो एक्सीडेंट है वो ज़्यादा ना हो, ठीक है, वो ज़्यादा ना हो। तो वो लोग क्या करेंगे, वो अपने इस कंसर्न को जो जो लोग उन्होंने इलेक्ट किए, जैसे कि हर हर स्टेट में होता है ना, हर जगह होते हैं, एमएलएज होते हैं, एमपीज होते हैं, ये लोग कौन होते हैं जिनको हम इलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो उनको इलेक्ट किए उनको वो चीज़ें जाके बताते हैं कि हमको इस तरह की प्रॉब्लम है और हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं, जो हमारे इलेक्टेड पीपल होते हैं वो हमारे बिहाफ पर उन चीज़ों को गवर्नमेंट के आगे रखते हैं और उसके थ्रू एक नया रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं। In this way, the rule making process is not only top down but can also be influenced by other people। कि ये जो रूल्स मेकिंग प्रोसेस है ये केवल ऊपर से नीचे नहीं चलता, बल्कि लोगों को भी इस पे लोगों पे भी क्या करता है, ये प्रभाव डालता है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ अ वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। ये क्या है, ये एक तरह से हॉलमार्क है किस चीज का, कि कोई भी जो डेमोक्रेसी है वो क्या कर रही है, अच्छे से काम कर रही है। हॉलमार्क होता है किसी भी चीज के बारे में, किसी भी चीज की शुद्धता बताना, किसी भी चीज की बिल्कुल जो ओरिजिनलिटी है ना उसको बताना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे थ्री ऑर्गन्स ऑफ अ गवर्नमेंट कि अच्छा बताइए, नेम द थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। क्या समझते हैं आप, कौन कौन से ऑर्गन्स होंगे? जैसे देखो हमारी बॉडी होती है ना, हमारी बॉडी में ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं, वैसे जो हमारी गवर्नमेंट होती है इसके पार्ट्स अलग अलग होते हैं, बट सब मिला के क्या बनता है, एक गवर्नमेंट बनती है। तो देखिए शुरू करते हैं। रिया, डू यू नो अबाउट द मेन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, कि क्या तुम गवर्नमेंट के जो मेन ऑर्गन्स उनके बारे में जानती हो? देन रिया से यस, देयर आर थ्री, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। कि हाँ, तीन ऑर्गन्स होते हैं, फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, सेकेंड इज द एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज द जुडिशरी। देखो लेजिस्लेचर को हिंदी में बोलते हैं विधायिका या फिर व्यवस्थापिका, एग्जीक्यूटिव को बोला जाता है कार्यपालिका एंड जुडिशरी को बोला जाता है न्यायपालिका, ठीक है। राइट, द लेजिस्लेचर मेक्स लॉ, कि जो लेजिस्लेचर है वो क्या करती है, लॉ बनाती है। द एग्जीक्यूटिव इन्फोर्स देम, और एग्जीक्यूटिव क्या करती है, उनको लागू करवाती है। इन्फोर्स करना, उसको लागू करना। एंड द जुडिशरी इंटरप्ट देम, और जुडिशरी क्या करती है, उनकी रक्षा करती है, उनका ध्यान रखती है। ओ सो ईच वन हैज इट्स आउन रोल, कि हाँ जो जितनी भी ये जो ऑर्गन्स हैं इन सबका अपना अपना रोल है, बट दे ऑल वर्क टुगेदर, लेकिन सब मिलकर काम करते हैं। जैसे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, सबका अपना अपना रोल है, लेकिन सब मिलकर एक साथ काम करते हैं, एक बॉडी को तैयार करते हैं। दैट्स व्हाट कीप्स द गवर्नमेंट बैलेंस एंड फेयर। तो ये क्या करता है, ये जो सब तीन ऑर्गन्स है जो अलग अलग काम कर रहे हैं, ये हमारी गवर्नमेंट को बैलेंस बनाते हैं, फेयर बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें इसमें कितने सारे क्वेश्चन निकलते हैं कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर। तो द लेजिस्लेचर मेक्स लॉज। व्हाट डज द एग्जीक्यूटिव डू? द एग्जीक्यूटिव इन्फोर्सेस लॉज, है ना। व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी जो है सेव द लॉज, ओके। आगे पढ़ेंगे। डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज ग्रेटली इम्पैक्टेड द वे सोसाइटीज फंक्शन अराउंड द वर्ल्ड। कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उन्होंने क्या किया, बहुत इफेक्ट डाला है, बहुत इम्पैक्ट डाला है किस पर, हमारे आसपास, हमारे पूरे वर्ल्ड में जो हमारे आसपास की सोसाइटी है वो कैसे काम करेंगी उस पर उन्होंने बहुत प्रभाव डाला है। इन इंडिया फॉर एग्जाम्पल, हम इंडिया के बारे में देखते हैं। अबाउट 30 years ago, if people wanted to send money to a distant relative, they had to go to the post office, fill out a form and queue up to send a money order। कि अगर 30 साल पहले देखा जाए इंडिया में, तो अगर हम लोगों को अपने किसी दूर के रिश्तेदार को पैसे भेजने, तो उन्हें क्या करना पड़ता था, उन्हें पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता, फिर एक फॉर्म फिल करना पड़ता, लाइन में लगना पड़ता, देन उनका नंबर आता मनी ऑर्डर भेजने का। अल्टरनेटिवली इफ दे नीडेड टू मेक अ पेमेंट, they would visit a bank to obtain a demand draft which would then be mailed। कि अगर उनको कोई पैसे की रिक्वायरमेंट है, कोई पेमेंट करना है उनको, देन उनको क्या करना पड़ता था, बैंक में जाना पड़ता था, डिमांड ड्राफ्ट लेना पड़ता था, which would then be mailed, जिसको वो बाद में क्या करते थे, मेल करते थे। Many of you might not have heard of these terms like money order और demand draft। देखो अब आप लोगों ने शायद ये नहीं सुने होंगे वर्ड्स मनी ऑर्डर और डिमांड ड्राफ्ट, बिकॉज टुडे डिजिटल प्लेटफॉर्म अलाउ पीपल टू ट्रांसफर मनी इंस्टेंटली। क्योंकि अभी क्या चल गया, अभी चल गया है डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहाँ पे लोग जो होते हैं वो कहते हैं ना इंस्टेंट जो होता है, हम लोग क्या करते हैं, पैसों को एक दूसरे के पास ट्रांसफर कर सकते हैं। However, this digital transformation has also given rise to new types of criminals, such as those committing
साइबर क्राइम्स कि लेकिन ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है हमारी सोसाइटी में, इसने क्या किया है, इसने कुछ क्रिमिनल्स को भी जन्म दिया है, कुछ नए नए क्रिमिनल्स पैदा किए हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि साइबर क्राइम को जन्म देते हैं, साइबर क्राइम को करते हैं। दीज क्रिमिनल्स ऑफ्टन स्टील मनी विदाउट इवन लिविंग देयर डेस्क कि ये जो क्रिमिनल्स हैं ये बिना अपनी जगह से हिले हुए एक जगह बैठकर भी ये कहीं से भी जो है ना आपके पैसों को चोरी कर सकते हैं। इन रिस्पॉन्स गवर्नमेंट है पास न्यू लॉज टू कॉम्बैट सच क्राइम्स कि तो हमारी जो गवर्नमेंट है जब उन्हें लगा कि इस तरह के साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ नए रूल्स जो है वो बनाए ताकि इन क्राइम्स को रोका जा सके। सम क्रिमिनल्स हैव बीन अरेस्टेड, कुछ क्रिमिनल्स अरेस्ट हो गए, कन्विक्टेड एज सेंटेंस्ड बाय कोर्ट्स ऑफ्टन फेसिंग फाइन्स एंड इम्प्रिजमेंट कि कुछ जो क्रिमिनल्स है उनको अरेस्ट कर लिया या फिर उनको कोर्ट के द्वारा जो है उनको फाइन लगा दिया या उनको जेल में भेज दिया। ओके, अब बढ़ेंगे आगे। This example highlights how the three branches or organs of the government work together. अब हम पढ़ेंगे हमारे जो गवर्नमेंट है उसके जो 3 ब्रांचेस हमने सुनी है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इनके बारे में कि ये क्या है और ये कैसे वर्क करती हैं। ओके, ठीक है। फर्स्ट है लेजिस्लेचर। दिस ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग न्यू लॉज एंड मॉडिफाइंग और रिमूविंग एग्जिस्टिंग वन कि ये जो लेजिस्लेचर है ये क्या करता है, ये क्रिएट करता है नए लॉ को, नए लॉ बनाता है या फिर पुराने लॉ को मॉडिफाई करता है, उनमें चेंज करता है या फिर उनको अगर वो उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो उनको रिमूव कर देता है। इट इज मेड अप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल, किसके द्वारा बनता है ये लोगों, जो लोग हम लोग जो वोट करते हैं हमारे द्वारा जो चुने हुए लोग होते हैं उनके द्वारा ये बनता है। हु वर्क टुगेदर टू फॉर्मुलेट लॉ, जो कि एक साथ काम करते हैं क्यों, लॉ को बनाने के लिए। ठीक है, दिस एक्ट ऑफ मेकिंग लॉ इज कॉल्ड लेजिस्लेशन। वी विल एक्सप्लोर हाउ दिस सिस्टम फंक्शन इन इंडिया इन मोर डिटेल। और ये जो लॉ बनाने का जो प्रोसेस है इसको कहते हैं लेजिस्लेशन, और इसके बारे में हम आगे चल के और अच्छे से पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सेकंड है एग्जीक्यूटिव। ये देखो अब ये क्या करता है, एग्जीक्यूटिव दिस ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग द लॉज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर कि लेजिस्लेचर ने जो नए रूल्स बनाए हैं उनको ये जो ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव ये क्या करता है, उनको इन्फोर्स करता है, उनको लागू करवाता है। इट इंक्लूड द हेड ऑफ स्टेट, इसके अंदर कौन शामिल होते हैं, हेड ऑफ स्टेट सच एज द प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर एंड एजेंसीज दैट मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर सच एज द साइबर पुलिस इन द केस ऑफ एग्जांपल मेंशन बिफोर कि इसमें जो होते हैं ना एग्जीक्यूटिव में कौन शामिल होते हैं, प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कुछ एजेंसीज होती हैं जो लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करती हैं, साइबर पुलिस होती है जो इस तरह के जो साइबर क्राइम होते हैं उन क्राइम को क्या करती है, मेंशन करती है, उनकी रक्षा करती है। जुडिशरी दिस इज द सिस्टम ऑफ कोर्ट दैट डिटरमाइन वेदर समवन हैज ब्रोकन द लॉ और someone's right has been violated। ये वाला सिस्टम क्या करता है, ये कोर्ट जो होती है ना, कोर्ट को इंडिकेट करता है कि कोई भी एक पर्सन है जो अगर किसी रूल को तोड़ रहा है या किसी और के अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रहा है तो वहां क्या होता है, वहां कौन सा सिस्टम काम करता है, वहां पे जुडिशरी काम करती है। ओके, इट डिसाइड्स व्हाट एक्शन शुड बी टेकन, ये डिसाइड करती है कि क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, इंक्लूडिंग द पनिशमेंट के साथ भी कि हम क्या जो है एक्शन ले सकते हैं, जो लोग क्राइम करते हैं उनके खिलाफ क्या उनको पनिशमेंट दे सकते हैं। The judiciary also has the power to review decision made by the executive and examine whether laws passed by the legislature are just and fair कि इसके अलावा जो जुडिशरी होती है वो जो लोग रूल्स को ब्रेक करते हैं या क्राइम करते हैं उनको तो पनिश करती है, इसके साथ साथ क्या करती है कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव जो ब्रांच है वो नए रूल्स वगैरह को जो लागू करवा रही है वो उसको भी चेक करती है, एग्जामिन करती है कि वो सही तरीके से बन तो रहे ना और सही तरीके से लागू तो हो रहे हैं कि किसी तरह का उनमें कोई अनजस्ट या कुछ अनफेयर तो नहीं है। ओके, आगे हम पढ़ेंगे। इन एन इफेक्टिव सिस्टम of governance, these three organs must remain separate, although they interact and collaborate. ठीक है, in an effective system of governance, these three organs must remain separate, although they interact and collaborate. कि जो इफेक्टिव सिस्टम है गवर्नमेंट का ये क्या है, ये 3 ऑर्गन्स है जो अलग अलग रहते हुए भी सेपरेट रहते हुए भी एक साथ कोलैबोरेट करते हैं, एक साथ काम करते हैं।
दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड द सेपरेशन ऑफ पावर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। इट इंश्योर चेक एंड बैलेंसेस, मीनिंग दैट ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कैन मॉनिटर द एक्शन ऑफ द अदर्स एंड प्रिवेंट एनी वन ऑर्गन फ्रॉम ओवरस्टेपिंग इट्स बाउंड्रीज। ये लोग क्या करते हैं? ये आपस में एक दूसरे की चीजों को एग्जामिन करते हैं और ये देखते हैं और ये चेक करते हैं कि कोई भी जो ब्रांच है गवर्नमेंट की वो अपने दायरे से बाहर जाकर काम ना करे, या वो किसी और की जो बाउंड्री है उसको क्रॉस ना करे। ठीक है, समझ गए? तो आज के लिए इतना ही। अब आगे जो चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का, इस चैप्टर का। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो आप आराम से बैठ के इसको देखिए, समझिए, और अगर कुछ भी नहीं समझ आता तो मुझे कमेंट करिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।